नमस्कार, मेरे शेष न्यूज़ स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी विज्ञान को बताने वाले हैं। अगर आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपका जो है फर्स्ट चैप्टर हो जाता है विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चैप्टर का आप लोग का नाम हो गया। यहीं पर अगर आप लोग केमिस्ट्री के देखेंगे तो केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर ही होता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो यहाँ पर हम फुल्ली पूरा अध्याय को जो है इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा जो भी डाउट होगा ज़रूर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आज की हम वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th जो है साइंस का चैप्टर फर्स्ट ही बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अगर आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप जो है अब देख सकते हैं साइंस और मैथ जो है यह दोनों एनसीईआरटी ही चलता है, तो सभी के लिए जो है यह सिलेबस जो है समान रहता है। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हमारा चैप्टर का ही नाम है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, फिर आप लोग को बताएंगे रासायनिक समीकरण है क्या। तो यहाँ पर हम लिखे हैं आप लोग के लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो हम इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल भाषा में हम इसको समझाते हैं आप लोग को। जब दो या दो से अधिक यानी जैसे देख लीजिए यहाँ पर दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पर एक तत्व हम H लिए हैं जैसे हाइड्रोजन प्लस O2, यानी ये जो है दो अलग अलग तत्व है, दोनों एक साथ जो है अभिक्रिया करके जो है एक नया उत्पाद बनाता है, यानी ये नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जो है यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए हैं। यहाँ पर Mg प्लस O2 जो है यह अभिक्रिया करेंगे तो MgO बनाएंगे। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। M से Mg का मतलब मैग्नीशियम, O2 का मतलब ऑक्सीजन, आप लोग सभी को पता ही होगा। तो इस तरह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। आगे चलिए हम आप लोग के लिए जो है कुछ लेके आए हैं। देख लीजिए दैनिक जीवन में जो है हमारे रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या आप अपने दैनिक जीवन में जो है रासायनिक अभिक्रिया के देखते होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता होगा जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल है बताते हैं। सबसे पहले भोजन का पचना। जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हमारा जो है भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है तो ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही एक क्या है कमाल है, ये रासायनिक अभिक्रिया के ही अंतर्गत आते हैं। श्वसन दूसरा हमारा हो जाता है श्वसन। जब हम लोग सांस लेते हैं सांस को छोड़ते हैं, ये जो अभिक्रिया है ये भी जो है हमारा क्या हो जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। आप लोग देखे होंगे लोहे में जंग लगने, यानी जो है लोहा में जो है काला काला टाइप का जो है उसमें कलर आ जाता रहता है तो चमकीला, लेकिन उसमें काला टाइप का आ जाता है तो लोहे में जंग लगना, ये भी जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। और हमारा अगला हो जाता है दूध से जो है दही बनता है, ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर 5 नंबर हमारा हो जाता है दूध जब फटता है तो गर्मी के कारण जो है दूध फटता है तो ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया के क्या हो जाएंगे तो उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरह जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है और बहुत सारे हैं, आदि लिख दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थे उसको ले लिए। दैनिक जीवन में ये सब हमारे रासायनिक अभिक्रिया का क्या होते हैं तो निर्माण होते हैं। अब चलिए हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण प्रभाव, दोनों बात एक ही हुआ। लक्षण लक्षण बोले चाहे प्रभाव बोले दोनों एक ही हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव, पहला जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप लोग अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कोई किसी वस्तु को देखेंगे, जो वस्तु जो है अगर ठोस अवस्था में रहेगा तो अगर वो द्रव में हो जाता है, गैस में हो जाता है, गैस बनकर ऊपर चला जाता है, तो इस तरह जो है अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर रंग में परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग लोहा का उदाहरण देखे होंगे, लोहा एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें जंग लग जाता है तो इसमें जो है पहले तो चमकीला रहता है, फिर बाद में जंग लगने के कारण जो है जंग किस प्रकार रखता है तो सूर्य की उपस्थिति और आयु के संपर्क में आते हैं तो जो है जंग लोहे में जंग लग जाता है तो इस तरह रंग में परिवर्तन हो जाता है, भूरे कलर का जो है कलर आ जाता है किसमें तो लोहा में। फिर तापमान में परिवर्तन होता है। फिर गैस का उत्सर्जन या निकास जो होता है, ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव और लक्षण है इस तरह। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। ये जो है दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, देख लीजिए दोनों को समझ जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा रासायनिक समीकरण बनाने में। यहाँ पर दो पॉइंट होता है, एक जो है अभिकारक जिसे आप लोग अभिकर्मक के नाम से भी जानते होंगे, फिर दूसरा हमारा हो जाता है उत्पाद जिसे प्रतिफल के नाम से जानते हैं। ये जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर Mg+O2 जो है इस साइड के जो आप होते हैं, तीर के निशान के जो है इस साइड के जो होते हैं, ये जो है हमारा अभिकारक कहलाते हैं। और इस दोनों के रिएक्शन के बाद जो है जो समीकरण बनते हैं वो जो इस साइड वाले आ जाते हैं वो जो है हमारा क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। तो आप लोग चलिए इसका परिभाषा समझिए। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो जो है हमारा अभिकारक या अभिकर्मक कहलाएंगे। ये देखिए दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, फिर हमारा जो उत्पन्न होगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। दोनों अभिक्रिया के भाग लेने के फलस्वरूप जो भी उत्पन्न होगा ये उत्पाद कहलाएंगे। जैसे ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है, यही अभिकारक, दोनों अभिकारक से मिलकर जो है जिसका निर्माण किया जाता है वो उत्पाद कहलाते हैं। तो आप लोग इस दोनों पॉइंट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम आप लोग हम यहाँ तक समझ लिए। चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया को तो समझ लिए आप, फिर चलिए रासायनिक समीकरण को समझाते हैं आप लोग के बीच। रासायनिक समीकरण आप लोग के बीच है, यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण बोला जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उससे जो है रासायनिक समीकरण द्वारा, ये जो हमारा ये सब जो है समीकरण, इसे समीकरण ही बोला जाता है। तो इसको जो हम रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। फिर आगे हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों, यानी जो हमारा रासायनिक अभिकारकों हो जाएंगे, इस साइड वाले जो है तीर के निशान के इस साइड वाले जो हमारा अभिकारक हो जाता है, इस साइड वाले जो हमारा उत्पाद हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच जो है यानी सूत्रों यानी जो है प्रतीकों के द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। चलिए यानी कुछ है उसके भौतिक अवस्था भी होते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कुछ चार भौतिक अवस्था होते हैं। जैसे सॉलिड, एस को इसे हम एस शॉर्ट में एस के नाम से दर्शाते हैं। फिर लिक्विड हो जाते हैं जिसे हम एल के नाम से दर्शाते हैं। फिर जी हो गया जिसे हम शॉर्ट में जी के नाम से दर्शाते हैं। फिर हमारा हो जाता है जलीय विलयन जिसे AQ के नाम से दर्शाते हैं। तो इस तरह जो है हमारा ये भौतिक क्या हो गया, प्रतीक हो गया। क्या रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है समीकरण, इसके भौतिक प्रतीक हो गया। जिस तरह हम जहाँ मिलते हैं उस तरह हम उसको लगाते हैं। एग्जाम के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में Mg+O2 ये जो है अभिक्रिया करेंगे तो MgO बनाएंगे। Mg जो है हमारा क्या हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, यानी क्या हो गया, यह द्रव हो गया। और वहीं पर O2 हमारा क्या हो जाता है, O2 हमारा गैस के रूप में आ जाता है। फिर ये दोनों जो है रिएक्शन करेंगे तो MgO बनाएंगे जो कि हमारा सॉलिड के रूप में बन के आया। तो इस तरह जो हम इन चार सूत्रों के यानी दर्शाते हैं सभी जगह, जो जिस फॉर्म में आते हैं, चाहे लिक्विड में आए तो उसको L से दर्शाएंगे। यहीं पर अगर कोई G में आए तो इसको हम, गैस में आए तो उसको हम G में दर्शाएंगे। यहीं पर सॉलिड आया तो उसको हम S से दर्शाएंगे। तो ये देखने में अच्छा लगता है। चलिए आगे हम रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला तो हो गया हमारा संतुलित समीकरण, फिर दूसरा हो जाता है असंतुलित समीकरण को हम कंकाली संतुलित समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम संतुलित समीकरण को देखते हैं। संतुलित समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक यानी अभिकारक क्या हो गए, अभिकारक इस साइड वाले जो है हमारा अभिकारक हो गए और इस साइड वाला जो है उत्पाद हो गए, यानी दोनों की जो है परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये जो हमारा संतुलित समीकरण कहलाएंगे। इसे हम उसी प्रकार हमारा असंतुलित समीकरण हो जाएंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या जो है एक समान नहीं होंगे, तो वह जो है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। तो आप लोग इस दोनों को समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए कुछ संतुलित करके ही लाए हैं। देखिए H2+Cl2 यहाँ पर संतुलित इसको करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2HCl। इस तरह जो है ये हमारा संतुलित हो गया। यहीं पर ये नीचे में लिए हैं एग्जाम्पल, ये जो है हमारा संतुलित समीकरण नहीं है, जिसे हम कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे संतुलित कैसे करना है समीकरण को। चलिए हम आगे आप लोग को बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो है टोटल 5 प्रकार, मुख्य रूप से जो है 5 ही प्रकार होते हैं। संयोजन हो गया, वियोजन, अपघटन, इस तरह जो है टोटल हमारा 5 होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसी में जो है और उसमें कुछ प्रकार है उसके 3 प्रकार। फिर ताप के आधार पर भी आप लोग को बताएंगे। ताप के आधार पर जो है रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसको भी बताएंगे। चलिए यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहला जो हो जाता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 या 2 से अधिक, यानी इधर C+O2 दोनों मिलकर जो है एक साथ एकल का निर्माण करें तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन होता है तो किस तरह होता है। कोयले का दहन के लिए हम लेते हैं C। ये जो है C हमारा किस प्रकार में रहता है, यही जो भौतिक अवस्था होता है
सी को हम एस नाम से दर्शाते हैं। एस का मतलब सॉलिड हो जाता है, पर O2 हमारा ऑक्सीजन हो जाता है, जिसे जी यानी गैस के रूप में इसे दर्शाते हैं। फिर ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारा CO2 होता है, यानी कोयले का दहन होता है तो हमारा CO2 प्राप्त होता है। CO2 क्या है, ये भी एक गैस है, तो इसे हम जी इसके नाम से दर्शाते हैं। फिर जल के साथ अभिक्रिया किस तरह करते हैं, तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जल का निर्माण किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर संतुलित ये समीकरण है 2H2 प्लस G प्लस O2G, तीर के निशान 2H2 यानी L जो है हमारा ये लिक्विड हो जाएंगे, H2O जल जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं तो L के नाम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण समझ होंगे संयोजन अभिक्रिया। फिर हमारा दूसरा जो है अभिक्रिया आ जाते हैं जिसका नाम है वियोजन, इसी को हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको भी आप लोग समझ लीजिए। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, तो एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इस साइड वाले अभिकारक, इस साइड वाले उत्पाद, यानी एक अभिकारक जो है टूट कर अलग दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो जो हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे हमारे पास CaCO3 जो है यह जो है उसमें ऊष्मा दिया जाएगा तो हमारा जो है यह प्राप्त होगा Ca प्लस CO2, इस प्रकार हमें जो है यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यह जो है हमारा वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर ऊष्मा जो है यह वियोजन क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के टोटल मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया उसमें वियोजन, फिर दूसरा हमारा हो जाता है हमारा विद्युत वियोजन, तीसरा हो जाता है प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों को भी समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उसमें वियोजन क्या कहलाते हैं। तो उसमें वियोजन किससे कहते हैं, इसमें अभिकारक को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। इसमें जो है ऊष्मा देकर जो है उसमें वियोजन के नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें ऊष्मा देकर जो है वियोजित करते हैं यानी तोड़ते हैं। तो इसमें देख लीजिए पहला जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें यही आ गया, ऊष्मा समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लोग के लिए लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, आप लोग के बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। आप लोग फोटोग्राफी कैमरा देखे होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है श्वेत फोटोग्राफी के रूप में। ऊष्मा को हम जो है त्रिभुज के आकार के रूप में जो इसे संबंधित करते हैं। यहीं पर अगर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर में जो है यहाँ पर ऊष्मा लिखे हैं ना, इसके जगह आप लोग का ये वाला तीर का यानी एंगल का यहाँ पर निशान दे देगा, त्रिभुज का निशान दे देगा, तो आप लोग को समझ जाना ये जो है ऊष्मा ही हुआ जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हमारा। फिर हमारा सेकंड आ जाता है समीकरण विद्युत वियोजन समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने से होता है, इसमें जो है विद्युत वियोजन यानी इसमें विद्युत धारा जो है प्रभावित किया जाएगा, तो ये जो हमारा विद्युत वियोजन जो है अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए H2 में अगर हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो हमारा H प्लस O2 यानी इस तरह जो है हमारा प्राप्त होता है विद्युत धारा। फिर हमारा थर्ड नंबर हो जाता है अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें देख लीजिए जिसमें पदार्थों का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी जो है हमारा प्रकाशीय वियोजन में जो है इसमें जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है यह वियोजन हो पाएगा। तो इस प्रकार जो है AgCl प्लस यहाँ पर सूर्य की प्रकाश द्वारा हम यहाँ पर वियोजन करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा Ag प्लस Cl, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। यहाँ तक हमारा जो है टोटल ये 3 अभिक्रिया समझ गए होंगे। अगला हमारा थर्ड नंबर जो है अभिक्रिया हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। इसको भी समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे। विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत इस परिभाषा को देखिए, इस अभिक्रिया में जो है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। यानी जो है सबसे अधिक क्रियाशील यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील वाले जो तत्व होंगे वह जो है कम क्रियाशील वाले तत्व से जो है अपना आयन को क्या कर देंगे, तो विस्थापित कर देंगे। तो ये जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जो है लिए गए हैं, देख लीजिए Fe प्लस CuSO4, तीर के निशान FeSO4 प्लस Cu, इसमें जो है सबसे अधिक जो है क्रियाशील तत्व आपका ये हो जाएगा Fe और SO4 जो है यह सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हो जाएगा। तो ये दोनों जो है एक साथ क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है अभिक्रिया कर ली है। फिर यहाँ पर हमारा हो जाता है कम क्रियाशील तत्व हो जाएंगे Cu प्लस यहाँ पर Cu, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, तो कम क्रियाशील तत्व हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो है वैसे अभिक्रियाएँ जिसमें जो है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें दोनों साइड जो है अभिकारक के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। यही जो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2, तीर के निशान BaSO4 प्लस 2NCl, यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का यह उदाहरण हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आयनों के बीच जो है आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए
Na2 जो है यह किसके साथ अभिक्रिया कर लिया है, तो Cl2 के साथ। यहीं पर SO4 जो है Ba के साथ अभिक्रिया कर लिए हैं। अगला हमारा 5 नंबर अभिक्रिया हो जाता है, जिसे आप लोग जानते होंगे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया अगर साथ साथ होते हैं तो यह रेडोडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यह अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। सिंपल भाषा में समझिए, उपचयन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहेंगे जिसमें जो है ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होगा, यहीं पर हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास यानी वियोग होना। यही जो हमारा क्या कहलाएंगे, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर C+O2 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो CO2 का क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर ह्रास हो गया, यहीं पर ऑक्सीजन की क्या हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि हो गया यानी जुड़ गया। अगला हमारा हो जाता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में जो है, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें जो है हाइड्रोजन का योग होता है और यहीं पर जो है ऑक्सीजन की क्या होगी, तो ह्रास हो जाएगा। उसमें जो है हमारा क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का योग हो रहा था यहाँ, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा था, वियोग यानी नष्ट हो रहा था और ऑक्सीजन जुड़ रहा था। यहाँ पर ठीक उसका उल्टा हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, CuO+H2। यहाँ पर तीर के निशान Cu+H2, ये जो है हमारा अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए रेडोडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएंगे, तो रेडोडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ साथ हो रहे हैं, तो ये जो है हमारा रेडोडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। जहाँ पर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों अगर एक साथ साथ हो रहे हैं तो वो जो है हमारा रेडोडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे Cu+H2 तीर के निशान हमारा हो जाएगा Cu+H2, ये जो है हमारा रेडोडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। अगला जो यहाँ पर हम 5 प्रकार आप लोग को बताए थे, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर फिर हम रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 2 प्रकार और हो जाता है, वो भी तापमान के आधार पर जो है रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार हुए। सबसे हमारा जो है पहला हो जाता है प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में जो है उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी क्या होता है, उत्सर्जन यानी निष्कासन होता है, वह जो है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो है प्राकृतिक गैस में जो है यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा CH4। यहाँ पर CH4 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। फिर O2 ये भी हमारा गैस हो जाएगा। फिर तीर के निशान है हमारा CO2 ये गैस, फिर 2H2 ये भी गैस प्लस ऊष्मा जो है, यह जो है हमारा प्राकृतिक गैस का निर्माण किस प्रकार हुआ, देख लीजिए। अगला हमारा हो जाता है, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना है, इसको स्टार हम लगा देते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ के रूप में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन दिया रहेगा ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो आप लोग को टिक करना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएंगे। फिर हमारा जो है अगला हो जाता है साग सब्जियों तथा वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ये भी जो है हमारा किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है, तो ये भी हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या हो जाएंगे, तो उदाहरण। साग सब्जी तथा वनस्पति का क्या होना, विघटित होकर यानी कंपोस्ट बनना, ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। फिर हमारा अगला हो जाता है, हमारा सेकंड नंबर हो जाता है ताप के आधार पर जो 2 बताए हैं। यहाँ पर सेकंड देख लीजिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में जो है अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह जो है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। देख लीजिए, जैसे जिन अभिक्रिया में जो है ऊष्मा यानी उस यहाँ पर तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश यानी विद्युत ऊर्जा, इन तीनों चीज़ की जरूरत पड़ेंगे, वो जो है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए CaCO3, यहाँ पर हम अगर ऊष्मा को देंगे तो यहाँ पर CO+CO2 का निर्माण होगा। इस तरह देख लीजिए, यहाँ पर ऊष्मा का क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश भी देंगे तो इस तरह टूटेगा, फिर विद्युत करेंगे तो ये भी जो इस तरह टूटता है। यहाँ पर देख लीजिए उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में जो है उपचयन अभिक्रिया का क्या सब प्रभाव है उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हो जाता है हमारा संसारण। जैसे आप लोग शॉर्ट में बोले तो यहाँ पर जो है संसारण यानी ये जो है संसारण के रूप में यानी जंग लगता है। ये जो है देख लीजिए, यहाँ पर जब कोई वस्तु धातु, आयु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं तो यहाँ पर वस्तु क्या हो जाती है, संसारित हो जाते हैं, तो इसी को हम संसारण के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे उसको हम जो है धातु यानी उसको सूर्य के आसपास रखेंगे, पानी के संपर्क में आदि, अम्ल के संपर्क आदि में आएंगे तो वो जो है उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, संसारित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भी कुछ लिए हैं, जैसे लोहा में जंग लगना, ये भी हमारा जो है संसारण का उदाहरण हो जाएगा। चांदी, सिल्वर पर काली परत आ जाना, चांदी तो ऐसे चमकीले होते हैं, यहाँ पर काली परत आ जाता है तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो संसारण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा तांबे पर हरी परत चढ़ना, यानी तांबा जो होता है उस पर जो हरी परत चढ़ जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, इसी से शॉर्ट में बोले तो जंग लग जा रहा है, तो यानी
दूसरे कलर में चेंजेस हो जा रहा है। फिर हमारा लास्ट हो जाता है हमारा विक्रगंधिता, जिसे आप लोग देखे होंगे। विक्रगंधिता यह जो है वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके उसके बाद जो है हमारा स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। यह जो हमारा विक्रगंधिता कहलाएंगे। जैसे जान लीजिए वसायुक्त यानी वसायुक्त जो भी रहे वो तेलीय, जैसे तेल में जो भी चीज़ जो है तेल में बनता है तेलीय पदार्थ, वो जो है पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जानी, यानी अपचयित होकर उसके बाद उसमें जो है उपचयित यानी खराब होने लगता है। तो उसके बाद जो है स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, फिर वो जो है गंध यानी बदबू भी देने लगता है। तो ये जो हमारा विक्रगंधिता का उदाहरण होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे नमकीन, चिप्स जो होता है, कुरकुरे होता है आदि जो है यह विक्रगंधिता के उदाहरण है। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, सर जो है ये समोसा वगैरह जो है 1-2 दिन के अंदर ही यानी ज़्यादा वो बदबू करने लगते हैं, लेकिन चिप्स जो है पन्नी में जो है चिप्स डाला जाता है, कुरकुरे ये सभी में जो डाला जाता है, इसमें जो है ये सब क्यों नहीं ख़राब होता? तो आप सभी जानते होंगे इसमें जो है आप लोग पैकेट को खोलते होंगे तो यहाँ पर देखते होंगे, अगर उसको फाड़ते होंगे तो उसमें जो है गैस निकलता है। वो गैस कौन सा होता है? वो नाइट्रोजन गैस होता है। अगर किसी भी वस्तु के अंदर अगर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है तो वो जो है वस्तु बहुत ख़राब होने की जो है चांस बहुत कम हो जाता है। उसी प्रकार सभी जितने भी होते हैं मार्केट का सामान होता है पन्नी वाला, उस सभी में जो है नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर टोटल आप लोग का जो है यहाँ पर आप लोग का अध्याय समाप्त हुआ। तो आप लोग को अंदर जो भी डाउट होगा ज़रूर आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर जो है आप लोग के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव होंगे उसको कराएंगे, फिर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे, यानी जो भी पिछले ईयर्स पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव सभी को करवाएंगे। आप लोग इसका फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है इसका नोट्स हैंड रिटन नोट्स फ्री में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।